नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन ने सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दी है। अमेरिका को अपनी डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत दिखाई। क्या चीन के चैलेंज से ट्रंप टेंशन में आ गए? क्या लाल चीन की चुनौती से ट्रंप की नींद उड़ गई? आज चीन के मिलिट्री डे सेलिब्रेशन में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल से लेकर स्टील्थ फाइटर जेट तक का प्रदर्शन हुआ। शी जिनपिंग के लिए प्रेसिडेंट पुतिन और नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग यूंग ने तालियां बजाई। शी जिनपिंग के शो ऑफ स्ट्रेंथ के मौके पर 26 देशों के हेड ऑफ स्टेट मौजूद थे। आज बीजिंग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाई दी। पुतिन किम जोंग को अपनी गाड़ी में साथ बैठाकर ले गए। बीजिंग की इन तस्वीरों को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े ध्यान से देखा। प्रेसिडेंट ट्रंप तो इनवाइटेड नहीं थे, किसी फ्रेम में नहीं थे, और फिर उन्होंने शिकायत की कि इस मौके पर चीन ने अमेरिका को याद नहीं रखा। ट्रंप ने याद दिलाया कि अमेरिका ने चीन को गुलाम बनने से बचाया था, अपने हजारों सैनिकों की कुर्बानी दी थी, तो भी शी जिनपिंग ने ट्रंप को इनवाइट नहीं किया। पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी गुफ्तगू भी ट्रंप की परेशानी का कारण है। जिस कार में पुतिन ने मोदी से बात की थी, आज उसी गाड़ी में बैठकर किम जोंग उन के साथ उन्होंने लंबी बातचीत की। ट्रंप तिलमिला गए, साफ साफ कह दिया शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि चीन में बैठकर पुतिन और किम जोंग अमेरिका के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने आज जिस तरह से मिलिट्री पावर का प्रदर्शन किया, क्या यह सिर्फ अमेरिका को चेतावनी है या चीन पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि उसकी ताकत क्या है, उसके पास किस किस का सपोर्ट है? अमेरिका में शी जिनपिंग के शो ऑफ स्ट्रेंथ पर डिप्लोमेट ने कैसे रिएक्ट किया, ट्रंप को क्या सलाह दी गई, इन सब की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं चीन के मिलिट्री डे सेलिब्रेशन की तस्वीरें। आज शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को चीन की सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की 80वीं सालगिरह पर राजधानी बीजिंग में चीन ने एक मेगा मिलिट्री परेड का आयोजन किया। इस भव्य परेड में चीन ने अपने आधुनिक टैंक, फाइटर जेट, न्यूक्लियर मिसाइल्स, मरीन ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और साइबर स्पेस फोर्स का प्रदर्शन किया। पहली बार शी जिनपिंग ने दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि चीन अब एक सुपर पावर है। अब अमेरिका का मुकाबला अगर कोई देश कर सकता है तो वो चीन है। आज हुई चीन की मिलिट्री परेड को ग्लोबल ऑर्डर के रीअलाइनमेंट की कोशिश के तौर पर देखा गया। अमेरिका को चीन के चैलेंजर के रूप में देखा गया। शी जिनपिंग ने खास तौर पर पुतिन और किम जोंग उन को इनवाइट किया था। इन दोनों को प्रेसिडेंट ट्रंप पसंद नहीं करते। इन दोनों के अलावा बीजिंग की इस मिलिट्री परेड में ईरान, मलेशिया, म्यांमार, मंगोलिया, इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे, सेंट्रल एशियन कंट्री के नेता शामिल हुए। इसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज, बेलारूस, सर्बिया और स्लोवाकिया के नेता भी चीन के सेलिब्रेशन में शामिल हुए। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी चीन की मिलिट्री परेड में तालियां बजाते हुए दिखाई दिए। विक्ट्री डे की 80वीं सालगिरह के मौके पर परेड के दौरान 80,000 कबूतर और 80,000 गुब्बारे छोड़े गए। शहीदों की याद में 80 तोपों की सलामी दी गई। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बीजिंग में दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद उन्होंने खुली जीप में परेड का इंस्पेक्शन किया और फिर मिलिट्री परेड के बहाने दुनिया को चीन की ताकत दिखाई। जिनपिंग ने कहा, आज जब दुनिया में उथल पुथल मची है तो चीन
शांतिपूर्ण विकास का प्रतीक बनकर उभरा है। अमेरिका को चेतावनी देते हुए जिनपिंग ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश चीन को कमजोर समझने की गलती ना करे। उन्होंने कहा कि चीन न किसी से डरा है, न किसी के सामने झुका है। चीन ने दुश्मनों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। मेरे कॉमरेड्स और दोस्तों, चीन राष्ट्र एक महान राष्ट्र है जो कभी भी किसी की दादागिरी से डरता नहीं है। हम हमेशा आजादी और अपनी ताकत में यकीन रखते हैं। पहले के दौर में जब भी हमारे सामने अहम संघर्ष आए हैं, जब भी बुराई और अच्छाई के बीच रोशनी और अंधेरे का और तरक्की और प्रतिक्रिया का मुकाबला हुआ है, तो चीन की जनता दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमेशा एकजुट हुई है। चीन की जनता ने देश को बचाने के लिए कभी कुर्बानी देने से मुंह नहीं मोड़ा। चीनी नागरिकों ने देश का अस्तित्व बचाने के लिए, इसमें नए जीवन का संचार करने के लिए और पूरी मानवता के लिए इंसाफ पाने के लिए संघर्ष किया है। आज एक बार फिर मानवता के सामने शांति और युद्ध, संवाद और संघर्ष के बीच चुनाव करने की चुनौती खड़ी है। जब हम लेन देन के बजाय सबकी भलाई के लिए मिलकर काम करें, हमेशा की तरह इस बार भी चीन की जनता इतिहास के सही पक्ष और मानव सभ्यता की तरक्की के समर्थन में खड़ी हुई है। हम शांतिपूर्ण विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं और दुनिया के तमाम देशों के साथ हाथ मिलाकर मानवता के साझा उज्जवल भविष्य और विश्व समुदाय के निर्माण का संकल्प लेते हैं। बीजिंग में इस बार की विक्ट्री परेड कई मायनों में खास थी। चीन ने इस परेड की कवरेज के लिए पहली बार दुनिया भर के मीडिया को इनवाइट किया। मिलिट्री परेड में पहली बार चीन ने अपने कई मॉडर्न वेपन सिस्टम्स दुनिया के सामने पेश किए। इनमें DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल जैसे स्ट्रेटेजिक वेपन्स भी शामिल हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचकर मार कर सकती हैं। चीन की इस मिसाइल की रेंज 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। आज चीन ने अपनी विक्ट्री परेड में नए ड्रोन्स, एंट्री ड्रोन सिस्टम, मैरीटाइम ड्रोन यानी समुद्र में चलने वाले ड्रोन, नए स्टील्थ फाइटर जेट, न्यू जनरेशन के 99B टैंक, लेजर गाइडेड हथियार और कई नई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल शोकेस की। आज के परेड में चीन ने अपनी सेना की नई यूनिट्स को भी शामिल किया। इनमें एरोस्पेस फोर्स, साइबर स्पेस फोर्स और इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स शामिल थी। चीन ने आज की परेड में 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भी दुनिया के सामने डिस्प्ले किए और यह दिखाने की कोशिश की कि दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन से निपटने के लिए चीन की फौज कितनी मजबूत, कितनी तैयार है। सवाल यह है कि चीन की इस परेड का मैसेज क्या है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, मिलिट्री व्हीकल्स, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और साइबर स्पेस फोर्स को परेड में डिस्प्ले करने का मतलब क्या है। शी जिनपिंग ने दिखाया कि उनके पास कितनी मिलिट्री पावर है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ताकत क्या है। जिनपिंग का यह मैसेज खास तौर पर अमेरिका के लिए था। अगर अमेरिका चीन से टकराने का कोई इरादा रखता है तो शी जिनपिंग ने संदेश दिया कि पहले वो चीन की ताकत देख ले। जिनपिंग का मैसेज यह भी है कि ताइवान और अमेरिका जैसे देश अगर कोई प्लान बना रहे हैं तो 2 बार सोच लें कि चीन से युद्ध का अंजाम क्या होगा। शी जिनपिंग ने यह भी दिखा दिया कि इस समय दुनिया में चीन के दोस्त कौन कौन हैं। ट्रंप ने इस परेड को देखा, इसके मैसेज को समझा और रिएक्ट भी किया। प्रेसिडेंट ट्रंप को शी जिनपिंग ने इनवाइट नहीं किया था, लेकिन परेड शुरू होने से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए चीन को विक्ट्री डे पर बधाई दी। उम्मीद जताई कि शी जिनपिंग अपने भाषण में अमेरिका का भी शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि चीन को गुलामी से बचाने में अमेरिका के बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन ये बातें तो औपचारिकता थी, असली बात ट्रंप ने इसके बाद कही।
ट्रंप ने कहा कि वो जानते हैं आज जब बीजिंग में जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन इकट्ठे होंगे तो वो अमेरिका के खिलाफ साजिश रचेंगे, कॉन्स्पिरेसी करेंगे। ट्रंप ने बीजिंग में हुई मिलिट्री परेड के एक एक विजुअल को ध्यान से देखा। कौन कहां बैठा था, किसने किससे हाथ मिलाया, पुतिन ने किस किस से बात की, चीन ने कौन कौन से हथियारों की नुमाइश की। ट्रंप ने एक एक बात नोट की और इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। ट्रंप से रिपोर्टर से पूछा, क्या चीन की भव्य मिलिट्री परेड देखकर उनकी टेंशन बढ़ गई है? तो ट्रंप ने कहा, बिल्कुल नहीं। ट्रंप ने दावा किया, आज चीन को अमेरिका की जरूरत ज्यादा है। अमेरिका बहुत ताकतवर है, पावरफुल है। और इसके बाद ट्रंप ने अपना आज का सबसे बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा, अमेरिका के बिना दुनिया नहीं चल सकती। China's having a massive military parade that President Putin and Kim Jong-un will be attending. Do you interpret that as a challenge to this? And are you concerned at all about those countries trying to be some sort of counterweight? Not at all. China needs us, and I have a very good relationship with President Xi, as you know, but China needs us much more than we need them. No, I don't see that at all, no. Because without the United States, everything in the world would die. It's true. It's so powerful. It's so big. And I made it really big in the first 4 years. Then it started to degenerate with what this Biden administration did. But we built it up to a level that I never thought we could be at this quickly. We're the hottest. We're the best financially. The money coming in is so big because of tariffs and other things, but because of tariffs. Tariff gets us even those other things. Plus, it gets us great negotiators. I settled 7 wars, and numerous of those wars were because of trade. इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, सबसे ताकतवर इकोनॉमी है। लेकिन ट्रंप को यह सब जताने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं। अमेरिका के एक्सपर्ट भी ट्रंप के इस तरह के बड़े बड़े दावों से परेशान हैं। ट्रंप ने डिप्लोमेटिक नाइसिटीज को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट का यह कहना कि जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने के लिए मिले, उन्हें शोभा नहीं देता। अमेरिका के प्रेसिडेंट को यह कहने की क्या जरूरत कि अमेरिका के बिना दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया तो भगवान के भरोसे चलती है, ईश्वर चलाता है। लेकिन ऐसा दावा करने वाले ट्रंप अकेले नहीं है कि मैं दुनिया चलाता हूं। नॉर्थ कोरिया के टॉप लीडर किम जोंग भी अपने आप को सुपर पावर मानते हैं। इसीलिए आज सबसे ज्यादा चर्चा किम जोंग उन की हुई। किम जोंग हमेशा की तरह अपनी स्पेशल ट्रेन सनशाइन से बीजिंग पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर किम जोंग उनको रिसीव करने के लिए चीन के विदेश मंत्री वांग ही पहुंचे थे। नोट करने वाली बात यह रही कि किम जोंग उनके साथ उनकी छोटी बेटी किम जू आई। उन्होंने भी विक्ट्री परेड देखी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने पिता और अपने दादा की तरह जहां भी जाते हैं अपनी खास आर्मर्ड ट्रेन से जाते हैं। 20 डिब्बों वाली ये ट्रेन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल और मशीन गन से लैस है। किसी भी हमले से सुरक्षा के लिए इसमें टैंक की गोलियां बर्दाश्त करने वाली बख्तरबंद प्लेट्स लगी हैं। शीशे बुलेट प्रूफ हैं। इतनी सिक्योर होने की वजह से ट्रेन की स्पीड बहुत कम है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चलती है। किम जोंग उन जहां भी जाते हैं वहां अपनी पर्सनल कारों का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके साथ ट्रेन में उनकी बड़ी बड़ी कारें भी लाई जाती हैं। किम जोंग उन की इस स्पेशल ट्रेन के 2 डिब्बे खास तौर से गाइडेड मिसाइल्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक कैरेज किम जोंग के ऑफिस का काम करता है और कुछ डिब्बों में किम जोंग उन की सिक्योरिटी और मेडिकल स्टाफ के लोग होते हैं। वैसे तो किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया से बाहर बहुत कम निकलते हैं। 2018 में वो अपने पहले विदेश दौरे पर चीन गए थे, तब भी उन्होंने ट्रेन से ही बीजिंग तक का सफर तय किया था, जिसमें 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा था। 2 साल पहले किम जोंग उन जब रूस के दौरे पर गए थे, तब भी उन्होंने प्योंगयांग से मॉस्को तक का सफर ट्रेन से ही तय किया था। हालांकि किम जोंग सिंगापुर और वियतनाम के दौरे पर भी जा चुके हैं, लेकिन तब वो प्लेन से गए थे। 2018 में जब सिंगापुर में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग हुई,
इसके लिए किम एयर चाइना के स्पेशल बोइंग प्लेन से सिंगापुर गए थे। नॉर्थ कोरिया के एयरफोर्स के स्पेशल विमान से उनका खाना पीना और दूसरा सामान सिंगापुर पहुंचाया गया था। बीजिंग में किम जोंग उन से ज्यादा उनकी छोटी बेटी किम जू आई भी नजर आई। 2022 के बाद से किम जू आई अक्सर अपने पिता के साथ पब्लिक प्रोग्राम में देखी जाती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किम जोंग उन अपनी छोटी बेटी को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर ग्रूम कर रहे हैं। इसीलिए 7 साल बाद जब किम जोंग उन दोबारा बीजिंग के दौरे पर आए तो अपनी बेटी को भी साथ लाए, क्योंकि किम जोंग उन अपने परिवार की बातें सीक्रेट रखते हैं। इसलिए किसी को नहीं पता कि वास्तव में उनकी बेटी किम जू आई की उम्र कितनी है। सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है कि किम जोंग की बेटी की उम्र 13 साल के आसपास है। पिछले 3 साल के दौरान किम जोंग उन कई प्रोग्राम्स में अपनी बेटी के साथ देखे गए हैं। किम जू आई का नाम 2013 में पहली बार सामने आया था। किम जू आई किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाती, घर में ही पढ़ाई करती हैं। किम जू आई के बारे में बताया जाता है कि उनको घुड़सवारी, तैराकी और स्कीइंग का शौक है। 2022 के बाद से किम जू आई नॉर्थ कोरिया के कई मिसाइल्स और दूसरे वेपन सिस्टम के टेस्ट के दौरान भी अपने पिता के साथ नजर आई थी, इसीलिए उन्हें उनका सक्सेसर माना जाता है। यह पहली बार है जब किम जोंग उन अपनी बेटी को विदेश दौरे पर लेकर गए हैं। इससे पहले 2023 में जब किम जोंग उन रूस गए थे तब बेटी को साथ नहीं ले गए थे। वैसे बीजिंग में इस बार भी किम जोंग उन ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की। विक्ट्री परेड देखने के बाद पुतिन किम को अपनी कार में बैठाकर मीटिंग के वेन्यू तक ले गए। वहां दोनों नेताओं ने लगभग 1 घंटे तक बात की। नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे हैं। नॉर्थ कोरिया युद्ध लड़ने के लिए रूस को गोला बारूद दे रहा है और इसके बदले में रूस नॉर्थ कोरिया को अनाज और फर्टिलाइजर भेजता है। आज मीटिंग के दौरान पुतिन ने युद्ध में मदद करने के लिए किम जोंग को थैंक यू कहा, तो किम जोंग उनने भी कहा कि वो रूस के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि रूस को नॉर्थ कोरिया अपना भाई मानता है। हमने अपने भाई जैसे दोस्त रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों का मुकाबला किया है और मैं एक बार फिर से प्रेसिडेंट पुतिन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस संघर्ष में कोरियाई सैनिकों की बहादुरी की खुले दिल से तारीफ की। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर मैं आपके लिए या फिर रूस की जनता के लिए कुछ भी कर सकता हूं तो आप मुझे बताएं। मैं एक भाई के तौर पर अपनी जिम्मेदारी मानता हूं कि मैं वो काम करूं। मैं हर वक्त आपकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूं। किम जोंग उन और प्रेसिडेंट पुतिन की मीटिंग के बाद एक इंटरेस्टिंग तस्वीर देखने को मिली। किम जोंग उनके स्टाफ ने मीटिंग में इस्तेमाल की गई टेबल, कुर्सी और किम के ग्लास को साफ किया। किसी भी तरह के प्रिंट्स को मिटा दिया। यह तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी क्राइम सीन से सबूत मिटाए जा रहे हों। उसी तरह किम जोंग उन के किसी भी बायोलॉजिकल ट्रेस को भी मिटा दिया गया ताकि किम जोंग की हेल्थ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए। प्रेसिडेंट पुतिन ने किम जोंग को अपनी कार में बिठाकर बात क्यों की? मोदी से भी आपको याद होगा पुतिन ने 50 मिनट तक अपनी कार में ही बैठकर बात की थी। पुतिन इन दोनों नेताओं को अपनी कार में बैठाकर मीटिंग के वेन्यू तक ले गए थे। जानकारों का कहना है कि पुतिन को कॉन्फिडेंशियल बात करने के लिए अपनी कार सबसे सेफ लगती है। चीन में कोई भी जगह बग हो सकती है, पर पुतिन की कार में किसी तरह की कोई टैपिंग नहीं हो सकती। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह देखने को मिली कि किम जोंग ने जो टॉयलेट इस्तेमाल किया था, जिस जगह वो बैठे थे, उन सब जगहों से फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए गए। किसी तरह के बायोलॉजिकल ट्रेसेस को नहीं छोड़ा गया। ठीक यही काम पुतिन के स्टाफ ने किया था जब वो ट्रंप से मिलने अलास्का गए थे। आज के जमाने में यह माना जाता है कि किसी भी लीडर की प्रेजेंस के ट्रेसेस को एनालाइज किया जा सकता है, लीडर की हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। इसलिए ऐसे सारे सबूतों को इरेज कर दिया जाता है और इस काम में एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल होता है। इसी बीच आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर 50% टैरिफ लगाने को जायज ठहराया। 2 दिन पहले ट्रंप ने क्लेम किया था कि भारत ने
अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर अपना टैरिफ 0 रखने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन आज जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो सीधा जवाब देने के बजाय ट्रंप इधर उधर की बातें करने लगे, सफाई देने लगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत पर एडिशनल टैरिफ इसलिए लगाया कि भारत अमेरिका पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए भारत अपना बाजार नहीं खोलता और अमेरिका को अपना माल बेचकर भारत खूब मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप ने अमेरिका की आइकॉनिक बाइक हार्ले डेविडसन का हवाला दिया। कहा जब हार्ले डेविडसन अपनी बाइक भारत में बेचना चाहते थे तो भारत ने उस पर 200% टैरिफ लगा दिया था। मजबूरन हार्ले डेविडसन को अपनी फैक्ट्री भारत में लगानी पड़ी। ट्रंप ने कहा अब यही काम वो कर रहे हैं ताकि अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तरक्की करे। We get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs. And, I'll give you an example. Harley Davidson. Harley Davidson couldn't sell into India. There was a 200% tariff on a motorcycle. So what happens? Harley Davidson went to India and built a motorcycle plant. And now they don't have to pay tariffs. हालांकि भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाने का अमेरिका में ही भारी विरोध हो रहा है। अमेरिका के डिप्लोमेट एडवर्ड प्राइस ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका के साथ भारत के 30 साल पुराने संबंधों को बर्बाद कर दिया। इस वक्त दुनिया की जो हालात हैं उसमें अमेरिका को भारत के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। पिछले 30 साल में बड़ी मेहनत के बाद भारत के साथ अमेरिका के संबंध सुदृढ़ हुए थे, लेकिन ट्रंप ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। एडवर्ड प्राइस ने कहा कि अमेरिका को भारत के ऊपर से सारा टैरिफ हटाकर 0 कर देना चाहिए और ट्रंप को अपनी बेवकूफी के लिए भारत से माफी मांगनी चाहिए। India is a super important player in the 21st century. It's only going to get more powerful. And like I say, I can't for the life of me understand why the President of the United States, in a confrontation with China, in a war, if you think about it, with Russia, would deign to put 50% tariffs on India. So I think the number one thing that we could do of two is remove that 50% tariff and get it down to something far more reasonable. I suggest 0%. And the second thing we can do is apologize. अमेरिका के फॉरेन से जैक सुलिवन ने भी भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाने को लेकर ट्रंप को आड़े हाथों लिया। सुलिवन ने कहा कि ट्रंप ने अपने परिवार के धंधे में मुनाफा कमाने के लिए भारत के रिश्तों को कुर्बानी दे दी। सुलिवन ने कहा कि ट्रंप ने भारत पर इतना टैरिफ इसीलिए लगाया ताकि पाकिस्तान के साथ उनकी फैमिली बिजनेस डील कर सके। A bipartisan basis going back decades, the United States has worked to build its relationship. भारत के साथ अमेरिका पिछले 2 दशकों से अच्छे संबंध विकसित करने की कोशिश करता रहा है और ये कोशिश दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत ऐसा देश है जिसके साथ हमें तकनीक, प्रतिभाओं, आर्थिक संबंध समेत तमाम विषयों पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। ये चीन के सामने खतरे से निपटने के लिए हमारे प्रयासों के अनुरूप भी है और हमने इस मामले में लंबा सफर तय किया है। और अब अचानक से मेरे मुताबिक चूंकि पाकिस्तान ट्रंप के परिवार के साथ कारोबारी सौदों के लिए तैयार था, तो ट्रंप ने भारत के साथ रिश्तों को हाशिए पर धकेल दिया। यह अपने आप में अमेरिका के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक क्षति है, क्योंकि भारत के साथ मजबूत रिश्ते हमारे लिए बेहद फायदेमंद है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि ये देखकर दुनिया के दूसरे देश जैसे कि जर्मनी, जापान या फिर कनाडा क्या सोच रहे होंगे। वो ये देखकर सोच रहे होंगे कि कल को हमारे साथ भी ऐसा ही बर्ताव हो सकता है। ये बात तो ट्रंप भी जानते हैं कि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ज्यादती की है, इसीलिए वो बार बार इसे जस्टिफाई करने की कोशिश भी करते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि टैरिफ पर तकरार को मोदी ने बहुत टैक्टफुली हैंडल किया है, बड़ी डिग्निटी के साथ हैंडल किया है।
मोदी को लेकर ट्रंप की कैलकुलेशन गलत साबित हुई। मोदी न प्रेशर में आए, न डरे, न झुके, न भारत के हितों के साथ कोई समझौता किया। अब अमेरिका में ही इकोनॉमिक एक्सपर्ट ट्रंप को आगाह कर रहे हैं कि उन्होंने गलत चाल चल दी। उनकी वजह से भारत, चीन और रूस की एक मिलीजुली ताकत खड़ी हो सकती है। हालांकि ट्रंप के साथ काम करने वाले लोगों के बयान भी मैंने देखे हैं, जिनका कहना है कि साइड लाइंस पर भारत और अमेरिका की टीम्स टैरिफ पर लगातार काम कर रही हैं। ट्रंप को भी इस बात का रियलाइजेशन है और इस बात में किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ट्रंप किसी भी दिन यू टर्न ले लें। वैसे आजकल ट्रंप की सेहत को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। असल में ट्रंप दिन में 2-4 बार मीडिया से जरूर बात करते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिन से जब ट्रंप नजर नहीं आए तो सोशल मीडिया पर ट्रंप इज डेड ट्रेंड होने लगा। ट्रंप की हेल्थ पर तो पहले भी सवाल उठते रहे हैं। इसी साल जुलाई में ट्रंप के हाथों में कुछ पैचेस नजर आए थे, जिसके बाद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता को प्रेसिडेंट की सेहत को लेकर सफाई देनी पड़ी थी। व्हाइट हाउस ने कहा था कि ट्रंप के हाथों में जो पैच दिखाई दे रहे हैं वो बार बार हाथ मिलाने और एस्पिरिन लेने की वजह से हुए हैं। लेकिन अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी नाम की बीमारी हो गई है, जो बहुत गंभीर बात है, गंभीर मसला नहीं है, माफ कीजिए। ट्रंप जब इस साल जनवरी में प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने सबसे ज्यादा 78 साल 220 दिन की उम्र में राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड बनाया था। ट्रंप का दावा है वो पूरी तरह फिट हैं, लेकिन ट्रंप के खान पान से लेकर उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर अक्सर अमेरिका की मीडिया में चर्चा होती है। दावा किया जाता है कि ट्रंप जंक फूड खाते हैं, इनफ पानी नहीं पीते, इसकी वजह से उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। इसीलिए इस बार जब अलास्का में पुतिन के साथ मीटिंग के बाद ट्रंप 1 हफ्ते तक दिखाई नहीं दिए तो उनकी हेल्थ को लेकर कई सवाल उठे। और इस दौरान वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में यह कह दिया कि वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। तो इस बयान को लोगों ने ट्रंप की हेल्थ से जोड़ दिया और उनकी मौत का शिगुफा छोड़ दिया। आज जब डोनाल्ड ट्रंप सामने आए तो उनसे सेहत को लेकर सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा वो पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी थे, इसलिए सबके सामने नहीं आए थे। और इसके बाद ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन महीनों तक मीडिया से नहीं मिलते थे तब तो कोई सवाल नहीं करता था। उन्होंने 2-4 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की तो उनकी मौत की खबर उड़ा दी गई। ये सब फेक न्यूज है। Something completely different, but about a big viral social media trend over the weekend. How did you find out over the weekend that you were dead? You see that? No. People didn't see it for a couple days. 1.3 million user engagements as of Saturday morning about your demise. Really? I didn't see that. You know, I have heard, it's sort of crazy, but last week I did numerous news conferences, all successful. They went very well, like this is going very well. And then I didn't do any for 2 days, and they said, there must be something wrong with him. Biden wouldn't do them for months. You wouldn't see him. And nobody ever said there was ever anything wrong with him, and we know he wasn't in the greatest of shape. And no, I've been very active, actually, over the weekend. I didn't hear that one. That's pretty serious stuff. I'm glad it's... Well, it's fake news. You know, it's just it's so fake. That's why the media has so little credibility. ट्रंप के हेल्थ को लेकर सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें कही गई, जिस तरह उनकी डेथ की बात की गई, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है। किसी भी लीडर के हेल्थ को लेकर बेवजह स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। अगर ट्रंप 2-4 दिन मीडिया में नहीं आए तो उनकी डेथ डिक्लेयर करने वाले एक तरह से क्राइम कर रहे हैं। ट्रंप जैसे भी हैं, एक देश के चुने हुए नेता हैं, उनकी हेल्थ को लेकर अटकलबाजी करने के बजाय किसी भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन का इंतजार किया जाना चाहिए था। और आज ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर इन सारी बातों का करारा जवाब दिया। 79 साल की एज में भी डोनाल्ड ट्रंप फिट हैं, एक्टिव हैं, यह रोज दिखाई देता है। इसीलिए उनका सक्सेसर कौन होगा, इसके लिए न कोई स्पेकुलेशन होना चाहिए, न कोई वैकेंसी है। हम सबको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की सेहत ठीक रहे, ईश्वर उन्हें लंबी आयु प्रदान करे। अब बात करते हैं मौसम की। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में भारी बारिश का असर अब दिल्ली पर दिखने लगा है।
दिल्ली में भी बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना का पानी रिंग रोड तक आ गया है। कई इलाके डूब गए हैं। निगमबोध घाट पर शवों का अंतिम संस्कार बंद करना पड़ा है। 10,000 से ज्यादा लोगों को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया गया है। मुश्किल है कि मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश की भविष्यवाणी की है और हरियाणा की हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। इसलिए यमुना का वाटर लेवल अभी और बढ़ने की आशंका है। कल हथनी कुंड बैराज से 1,78,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया था। यह पानी आज दिल्ली पहुंच गया और इसकी वजह से यमुना का वाटर लेवल 207.4 मीटर पर पहुंच गया, जबकि खतरे का निशान 205.4 मीटर है। इसका असर किन किन इलाकों में हुआ, कहां कहां पानी भरा हुआ है, दिल्ली सरकार लोगों को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए क्या कर रही है, इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको दिल्ली के आईएसबीटी के पास रिंग रोड की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने बताया कि आईएसबीटी रिंग रोड पर अब दोनों तरफ यमुना का पानी पहुंच गया है। दिल्ली असेंबली की तरफ जाने वाली 4 लेन रोड की 3 लेन्स पानी में डूब गई हैं। सिर्फ 1 लेन में गाड़ियां चल रही हैं। कई गाड़ियां पानी में ही बंद हो गई हैं। ट्रैफिक बेहद स्लो है और सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। यमुना अभी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है और उसका असर यह हुआ है कि आईएसबीटी के इलाकों में पानी भर गया है। मैं इस वक्त आईएसबीटी के पास में हूं और यहां पे देखिए क्या हाल है। जो रास्ता आईटीओ की तरफ से आईएसबीटी पहुंचता है और यहां से आगे चंगीराम अखाड़ा होते हुए सिविल लाइंस की तरफ जाता है, वहां पे तकरीबन 500 से 700 मीटर के इलाके में पानी भरा हुआ है और इसकी वजह से जो ट्रैफिक उधर से आ रहा है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आईटीओ से आईएसबीटी तक पहुंचने में घंटों लग रहे हैं लोगों को और इस पानी से गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है। खासकर जो छोटी गाड़ियां हैं उनको यहां से क्रॉस होना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि यमुना इस सड़क की दूसरी तरफ जो मोनेस्ट्री मार्केट है उसके बाद बह रही है और वहां पानी को रोका गया है, लेकिन ये सारा पानी या तो नालियों के जरिए आया है या जो बारिश हुई है उसका सारा पानी अभी सड़क पे नजर आ रहा है। तो ये यमुना के बढ़ते जलस्तर का साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके में पानी भर गया है और तमाम कोशिशों के बावजूद भी इसको नहीं रोका जा सका। दिल्ली सरकार लगातार ये कहती रही है कि यमुना का जलस्तर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 207 मीटर से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अभी भी यमुना 207.33 मीटर पे बह रही है और उसकी वजह से दिल्ली के अंदर का पानी जो है वो यमुना में नहीं जा पा रहा है और बाढ़ जैसे हालात आईएसबीटी पे नजर आएंगे आपको। तकरीबन 5 किलोमीटर का लंबा जैम यहाँ पे लग गया है और लोग बहुत मुश्किल से इस इलाके को क्रॉस कर रहे हैं। 2023 की बाढ़ में भी यमुना का पानी रिंग रोड तक आ गया था। हालांकि इस बार दिल्ली सरकार ने यमुना के वाटर लेवल को बढ़ने से रोकने के लिए और शहर में पानी न घुसे इसकी काफी कोशिश की है। हरियाणा से दिल्ली में यमुना एंटर करती है, वहां वजीराबाद बैराज है। इस बैराज से यमुना में 1,87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, लेकिन जहां यमुना दिल्ली से यूपी में जाती है वहां बने ओखला बैराज से 2.25 लाख क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। यमुना के किनारे जो इलाके बसे हैं उनमें पानी न भरे इसके लिए नदी के किनारों पर सैंडबैग्स की दीवारें खड़ी की गई। इसका थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन पानी का फ्लो ज्यादा है, बारिश भी हो रही है, इसलिए शहर का पानी बाहर निकलने के बजाय बैक फ्लो कर रहा है। इसका असर यह हुआ कि रिंग रोड और मोनेस्ट्री मार्केट में पानी भर गया। मोनेस्ट्री मार्केट में तिब्बती शरणार्थियों की दुकानें हैं, उनके घर हैं। हालांकि इस इलाके के लोगों को कल रात ही अलर्ट कर दिया गया था। इस इलाके की बिजली काट दी गई थी। ज्यादातर लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए थे, लेकिन कुछ लोग वहां अभी भी मौजूद हैं, इसलिए उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम अंदर गई। अनाउंसमेंट करके लोगों को निकाला गया। का जलस्तर बढ़ने के साथ ही निचले इलाकों के साथ साथ अब रिंग रोड पे भी पानी पहुंच गया है। सबसे पहले मैं मोनेस्ट्री का हाल दिखाता हूं। इस मार्केट का हाल देखिए, सिर्फ पानी पानी नजर आएगा जहां तक आपकी नजर जाएगी। मार्केट पूरी तरह से बंद है। कल देर रात से ही इस मार्केट में पानी आना शुरू हो गया था और पूरी तरह से भर गया है ये मार्केट।
ना कोई आदमी है, ना कोई सामान यहाँ पे। कोशिश ये थी दुकानदारों की कि सामान यहाँ से शिफ्ट कर लें और कम से कम सामान को सुरक्षित रखें। 2023 में भी यही हाल हुआ था। इस मार्केट में 10 फुट से अधिक पानी पहुंच गया था और इस मार्केट के एंट्रेंस को देखिए, ये इतना ऊंचा बनाया गया है सिर्फ इसलिए कि ये यमुना का पानी रिंग रोड पे ना पहुंचे। इसीलिए कम से कम सिर्फ आपको ये 2 से 3 फुट का जो हिस्सा है यहाँ पे आपको पानी नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके जस्ट बाद जैसे ही रिंग रोड पे आएंगे ये आपको यमुना का पानी नजर आएगा। जिन नालों के जरिए बारिश का पानी यमुना नदी में जाता था, उन्हीं नालों के जरिए अब यमुना का पानी सड़क पे आ रहा है। यहाँ तक कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे बुलाई गई है। देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम अभी तैयारी कर रही है। इस मार्केट में नाव चलाने की जरूरत पड़ रही है। ये एनडीआरएफ की नाव है जो मोनेस्ट्री मार्केट के अंदर जा रही है और एक प्राइवेट नाव पहले से ही वहां पे चल रही है। तो ये स्थिति है। इस यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको बचाने के लिए अगर उनको किसी भी तरह की जरूरत है, रेस्क्यू करने की जरूरत है, तो वो किया जाएगा। अभी कहीं बच्चा सेफ्टी के लिए कहीं लेके जा रहा हूँ, कहीं रूम ढूंढने के लिए जाना है। हाँ, पूरी फैमिली लेके जा रहा है। 200-300 आदमी होगा शायद। सभी लोग निकल गए? हाँ जी, निकलना पड़ेगा। फिर वो अभी फिलहाल लाइट चली गया और पानी बंद हो गया, फिर 2 आदमी रह नहीं सकता है ना। कल पानी नहीं था तो हमने सेफ्टी का सारा सामान अपना सेव कर लिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन फिलहाल आज पानी का स्तर बहुत बढ़ चुका है। अब मैं आपको दिल्ली से आई सबसे भयानक तस्वीर दिखाता हूँ। ये दिल्ली का यमुना बाजार इलाका है। हजारों परिवार यहाँ रहते हैं और इस इलाके में यमुना का पानी घर की पहली मंजिल तक पहुँच गया। कई मकानों की तो सिर्फ छत नजर आ रही है। हालांकि इस इलाके में ज्यादातर लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बावजूद कुछ लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए। अब उनको बाहर निकालने के लिए बोट्स की मदद ली जा रही है। दिल्ली के निगमबोध घाट की तस्वीर भी डराने वाली है। यह घाट दिल्ली का सबसे बड़ा क्रेमेशन ग्राउंड है, लेकिन यमुना के पानी में पूरा निगमबोध घाट डूब गया है। इसलिए यहां अंतिम संस्कार रोकने पड़े। जो शव निगमबोध घाट पहुंच रहे हैं उन्हें दूसरे शमशान में भेजा जा रहा है। दिल्ली के कालिंदी कुंज, बदरपुर, मदनपुर खादर, मयूर विहार फेज 1, न्यू और ओल्ड उस्मानपुर, ये सारे इलाके वो हैं जो यमुना के किनारे बसे हैं। यहां पर लोगों के घर डूब चुके हैं। सरकार ने इन इलाकों में रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। लोगों के खाने पीने, सैनिटेशन, रहने का इंतजाम किया गया है। सैकड़ों लोग इन सरकारी टेंट्स में जरूरी सामान लेकर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई है। लोग खुद ही बाढ़ के पानी से निकल रहे हैं। ओल्ड उस्मानपुर के लोगों ने कहा कि उनके कई परिवार वाले और मवेशी बाढ़ में फंसे हुए हैं। बाढ़ ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया है, इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी उनकी मदद करनी चाहिए। वाटर लेवल जो बराबर कंटिन्यू बढ़ रहा है, पिछले 1.5 घंटे से तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मकानों में एक फ्लोर, पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है वो बिल्कुल, उसमें करीबन 6 से 7 फुट पानी खड़ा है एकदम। जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर वगैरह वो वहाँ पे 2-4 आदमी बचे हैं, लेकिन ज़्यादातर खाली हो गया गाँव। अंदर के हालात अभी काफ़ी गंभीर है। पानी हमारी गलियों में घुटने घुटने आ चुका है। सामान है वो तो अंदर ही छोड़ दिया, निकाल नहीं पाए एकदम। पानी एकदम का स्तर बढ़ा है। हमारा इधर बहुत नुकसान है। हाँ, अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। अब उनको ही निकाल के ला रहे। एक हमारा बड़ा भाई है, ताऊ का लड़का, वो भी अभी लापता है पानी के अंदर। 1-1.5 घंटे हो गए हमें ढूंढते ढूंढते। हालांकि बाढ़ को लेकर दिल्ली सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि यमुना का पानी दिल्ली के अंदर तक न आए, 2023 जैसे हालात न बने। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने आज सुबह आईटीओ जाकर यमुना के वाटर लेवल और बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार पिछले कई महीनों से किसी भी इमरजेंसी से निपटने की तैयारी कर रही थी। यमुना का पानी बढ़ा जरूर है, लेकिन दिल्ली के लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2023 में जब आपको मालूम है इंडिया गेट तक पानी आ गया था, सुप्रीम कोर्ट भी डूब गया था, काका नगर, बापा नगर, यहाँ सभी स्थानों पर पानी आ गया था, सिविल लाइंस में पानी आ गया था। तो उस समय हथनी कुंड से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। जब कल हथनी कुंड से 3,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो भी दिल्ली की सड़कों पर कहीं नहीं आया।
यानी कि आज हमारी तैयारियां पूरी हैं। 6 महीने से, जब से हमारी सरकार बनी, हमको मालूम था कि मानसून आने वाला है, तो हमने सारे नालों की सफाई कराई। हमको मालूम था कि मानसून आएगा, पीछे से पानी आएगा तो यमुना में भी फ्लड की स्थिति जो पहले होती थी वो हो सकती है, वो अभी तक नहीं हुई है। और मैं कह सकता हूं कि आज जो हमारी कैपेसिटी बढ़ी है, 2008 मीटर तक जब पानी आता था तब सारे दिल्ली में पानी घुसता था, आज 2007 तक पहुंच गया, मगर अभी भी हमको लगता है कि 2-3 मीटर और भी बढ़ेगा, जो कि हमको उम्मीद नहीं है, तो भी हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैं दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए और सारी स्थिति बिल्कुल हमारे नियंत्रण में है। किसी को भी किसी प्रकार 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं। आज एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस मोहसिन शाहदी यमुना बाजार इलाके में गए। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। यमुना के पानी का लेवल और बढ़ने की आशंका है, इसलिए एनडीआरएफ की टीमें लोगों को बचाने और उनकी मदद करने के लिए फुल अलर्ट मोड पर हैं। कल दोपहर बाद से ये कुछ इलाकों में जो पानी का लेवल बढ़ा है, उसमें एनडीआरएफ की 4 टीमों की तैनाती हुई है और यहाँ पर एवैक्यूएशन की कार्रवाई हुई है। लोगों को रिलीफ कैंप से पहुँचाया गया है। ये कहाँ इफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पर एनडीआरएफ लोगों को रिलीफ? ये जो 4 क्षेत्र हैं, इसमें नजफगढ़ है, जैतपुर है, मयूर विहार है और यमुना बाजार क्षेत्र है। फिलहाल हमारी 4 टीमों की तैनाती है। 10 टीमें हमारी स्टैंड बाई में हैं। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी भी तैनाती की जा सकती है। हालांकि जो फ्लड रिपोर्ट्स है उसमें ये बताया जा रहा है कि आज दिन में जो स्तर है यमुना का वो बढ़ेगा और शाम 8 बजे के बाद इसमें रुकावट आएगी। 206.70 में रुकावट आएगी और उसके बाद फिर फर्दर जो है ये जो जल स्तर है वो रिसीड करेगा। दिल्ली में यमुना ने बाढ़ का पानी बढ़ा। ओखला बैराज से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया और इसका साइड इफेक्ट दिल्ली से सटे नोएडा और यमुना किनारे बसे यूपी के इलाकों में भी नजर आया। नोएडा में यमुना के किनारे बने कई फार्म पानी में डूब गए हैं। दिल्ली से यमुना का पानी मथुरा वृंदावन तक पहुंच गया है। वृंदावन में यमुना का पानी बांके बिहारी मंदिर से सिर्फ 600 मीटर दूर है। परिक्रमा मार्ग पूरी तरह से डूब चुका है। प्रशासन ने परिक्रमा को बंद करवा दिया है। कई आश्रमों के भीतर पानी पहुंच गया है। 1500 लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचाया गया। आगरा में ताजमहल के आसपास का इलाका भी जलमग्न है। प्रशासन मुनादी कराकर लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। यमुना का पानी ताजमहल की बाउंड्री वॉल को छू रहा है। यमुना का वाटर लगातार बढ़ने के कारण शहर से निकलने वाले नालों के जरिए अब नदी का पानी शहर में आ रहा है। बारिश भी हो रही है, इसलिए आगरा शहर में कई इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह ट्रैफिक जाम है। बाढ़ और बारिश से सबसे ज्यादा बुरा हाल पंजाब का है। पंजाब में 1988 के बाद पहली बार इतने भयंकर हालात बने। सतलुज, ब्यास और रावी नदी में आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। पंजाब के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन गुरदासपुर, फाजिल्का, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, संगरूर, मोगा, बरनाला, अमृतसर और पटियाला में हालत ज्यादा खराब है। पंजाब में अब तक बाढ़ की वजह से 37 लोगों की मौत हो चुकी है। 1400 गांव पानी में डूबे हुए हैं। पूरे पंजाब में सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को 7 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। 3 लाख एकड़ खेतों में लगी फसल तबाह हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेती में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कल पंजाब जाएंगे। अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे करेंगे। शिवराज ने कहा कि उन्होंने पंजाब के गवर्नर, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से बात की है। कल वो खुद जाकर ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे और मुसीबत की इस घड़ी में पंजाब के किसानों की हर संभव मदद करेंगे। सीमावर्ती जिलों में जल प्रलय की स्थिति है। किसान परेशान हैं। 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा अब तक जो जानकारी है, इलाके में फसलें डूबी हुई है। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी जनता के साथ खड़े हैं।
गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। मैं कल पंजाब के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जा रहा हूं। अपने किसान भाइयों बहनों से, अपनी जनता से यही मैं कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार स्थिति पर नजर रखी हुई है। राज्य सरकार के साथ मिलकर जनता को इस संकट से पार ले जाने के लिए हर संभव उपाय करेगी। गुरदासपुर के 324 और अमृतसर के 135 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, बीएसएफ और सिख संगठनों के लोग इन गांवों में राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने बताया कि अमृतसर के अजनाला में कई गांव चारों तरफ से पानी से घिरे हैं। इन गांवों तक पहुंचने के सारे रास्ते डूब चुके हैं। गांव में हजारों लोग अपने मवेशियों के साथ फंसे हुए हैं। इन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। पुनीत ने बताया कि आपदा के इस वक्त में सिख नौजवान और गुरुद्वारों से जुड़े लोग दिन रात मेहनत करके अपने संसाधनों से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। बोट के जरिए गांवों तक खाने पीने का सामान और दवाइयां पहुंचा रहे हैं। फिरोजपुर के हालात भी अलग नहीं है। भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद कालूवाल, निहालेवा और किलचे जैसे कई गांव सैलाब का शिकार हैं। ज्यादातर लोग गांव से निकल गए हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने मवेशियों और अपने सामान को छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। इन लोगों को समझाना प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि फिरोजपुर के गांव में 8 से 9 हजार लोग फंसे हुए हैं। बाढ़ की वजह से कई जानवरों की मौत हो गई है। पानी में जानवरों की डेड बॉडीज सड़ने लगी हैं, इसलिए महामारी फैलने का खतरा है। इसके आगे कई गांव हैं जो बंद देख रहे हैं ना आप। इससे आगे डिस्टेंस है ना, जो ये 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो और 8 किलोमीटर के घेरे में पानी है। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो उधर घरों में लोग हैं ना, जो उधर से फंसे हुए हैं, उनके पशु भी है और पशु भी बहुत फंसे हुए हैं। कईयां के पशु जो उनकी डेथ हो चुकी है, मर चुके हैं, उनको दवाइयां वगैरह जो वो नहीं पहुंच रही हैं। इसलिए इधर लोगों को बहुत ज्यादा जड़ी वो प्रॉब्लम आ रही है। 2023 में इसमें 3 लाख के नियर अबाउट पानी आया था। इस बार 3.5 लाख हो गया और इसमें बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 15,000 एकड़ हमारी इधर जमीन है, फसल है, और लगभग जो आबादी है वो 8-9 हजार आबादी है, जहाँ से 4 को यार रेस्क्यू हो गया है, बाकी अभी इसमें अंदर ही है। फिरोजपुर के जो गांव अभी बाढ़ से बचे हुए हैं, उन पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। असल में फिरोजपुर से 40 किलोमीटर पहले हरिकेपत्तन में सतलुज और ब्यास का मीटिंग पॉइंट है। क्योंकि इन दोनों नदियों का वाटर लेवल बहुत ज्यादा है, इसलिए इस जगह से पानी दूसरे इलाकों में फैल सकता है। इसका खतरा बना हुआ है। पानी को रोकने के लिए यहां ढूसी बांध है, लेकिन इन नदियों की जो रफ्तार है उसके टूटने का खतरा बढ़ गया है। अगर ये बांध टूटा तो करीब 40 किलोमीटर का इलाका डूब जाएगा। फिरोजपुर शहर भी सैलाब की जद में आ जाएगा। इसलिए इन इलाकों के गांव वाले बांध को मजबूत करने में लगे हैं। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने मुझे बताया कि सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी की टीम भी इसी काम में लगी हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं फिरोजपुर में, और फिरोजपुर में आपको हालात दिखा रहा हूं। यहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो बांध को मजबूत करने का काम यहां पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बोरी में मिट्टी भरकर बकायदा उसको पक्का करने का काम यहां पे किया जा रहा है, क्योंकि ये सतलुज और ब्यास रिवर जो है ये दोनों इकट्ठी हो जाती हैं हरिकेपत्तन में, यहां से 40 किलोमीटर दूर। और यहां पर आप पानी का फ्लो देख सकते हैं कि कितनी तेज गति से पानी जो है वो बह रहा है, और इससे करीब 800-600 मीटर आगे जो है वो फिर पाकिस्तान की हद जो है वो शुरू हो जाती है। और लेकिन यहाँ पर इस वक्त आप तस्वीर देखेंगे तो इसके आगे जितने भी गांव हैं वो सब 7 से 8 फीट पानी के अंदर डूबे हुए हैं। और यहाँ पर ये जो बांध, जो कच्चा बांध है उसको मजबूत करने का, जिसको दूसरी बांध भी बोलते हैं, उसको पक्का करने का काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत होती है तो ये मार जो है वो फिरोजपुर शहर तक इसकी मार होगी। चंडीगढ़ में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। चंडीगढ़ के कई इलाकों में पानी भर गया है। मुश्किल यह है कि सुखना लेक भी ओवरफ्लो हो रही है।
लेक का पानी चंडीगढ़ की सड़कों पर आ गया है। प्रशासन ने सुखना लेक के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक बंद कर दिया है। इस बार मानसून ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में अगस्त और सितंबर के महीने में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में तो बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तो एक दिन में इतनी बारिश हुई जितनी मानसून के पूरे सीजन में होती थी। इसीलिए ज्यादातर इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। फिलहाल सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। लेकिन मानसून का सीजन खत्म होने के बाद एक नई दिक्कत होगी। ज्यादा बारिश के कारण लाखों हेक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। इससे पैदावार घटेगी। इसके लिए सरकार को अभी से तैयारी करनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के स्लैब्स को मंजूरी दे दी है। अब देश में 4 स्लैब के बजाय जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे। ज्यादातर चीजों पर 5% और 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन लग्जरी गुड्स के लिए एक तीसरा स्पेशल स्लैब होगा। लग्जरी आइटम्स पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब 12% और 28% के टैक्स स्लैब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 5% और 18% के टैक्स स्लैब होंगे। नए स्लैब का ये सिस्टम 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। देखिए, आज 2 स्लैब बने हैं, 5% और 18%। एक स्पेशल स्लैब बना है वो 40%, यानी 4 से अब 3 स्लैब बन गया है। एक स्पेशल स्लैब और 2 जो है 5 और 18% का। सो काफी बड़ा बदलाव हुआ है। इसका सबका फायदा जो है कॉमन मैन को जाना चाहिए और जो आम लोग हैं उनकी तरफ ये फायदा जाना चाहिए। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से घाटा तो उसको कैसे भरपाई हो गई? देखिए, सभी राज्यों ने अपनी अपनी बात रखी थी। बहुत सारे राज्यों ने यही बताया था कि हमारा जो लॉस हो रहा है, जैसे पहले 5 साल कंपनसेशन सेस मिला, कोई ऐसा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि जो हमारा लॉस हो रहा है स्टेटों का उसको हम कंपनसेट कर सके। जीएसटी के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया था। मोदी के इस घोषणा को जीएसटी काउंसिल ने आज फॉर्मल रूप दे दिया। अच्छी बात है कि सरकार ने जीएसटी के नए टैक्स स्लैब 22 सितंबर से लागू करने का फैसला किया। इससे फेस्टिवल सीजन में चीजें सस्ती हो जाएंगी, आम लोगों को फायदा होगा, खरीदारी बढ़ेगी, बाजार में तेजी आएगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और लोगों की दिवाली अच्छी बनेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक अच्छी खबर दी है। लखनऊ के डालीबाग एरिया में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए हैं। इस जमीन पर बनी 4 मंजिला बिल्डिंग में 72 फ्लैट्स बनाए गए हैं। लखनऊ के जिस इलाके में फ्लैट्स बने हैं, हर फ्लैट में 2 कमरे, 1 बाथरूम, 1 किचन और 1 बालकनी है। जिस जगह पर ये फ्लैट है वो काफी पॉश और महंगा इलाका है। आमतौर पर यहां फ्लैट की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन सरकार ये फ्लैट गरीबों को देगी, इसलिए इनकी कीमत सिर्फ 9 से 9.5 लाख रुपए के करीब रखी गई है। फ्लैट्स को पाने के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी में जिसका नाम आएगा उससे यह फ्लैट अलॉट किया जाएगा। नोट करने वाली बात यह भी है कि इस फ्लैट के लिए वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम हो। पता यह चला कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी इस महीने के अंत में इसके लिए विज्ञापन निकालेगी, जिसके बाद अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 साल में माफिया के कब्जे से 3000 करोड़ रुपए की जमीन को मुक्त कराया है और इन जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। इससे पहले अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर भी घर बनाए गए थे, जिसकी चाबी गरीबों को दी गई थी। योगी आदित्यनाथ की इस नीति के 2 फायदे हैं। एक तो गरीबों को कम कीमत पर सुविधाओं वाले घर मिल रहे हैं और दूसरा अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो रहा है।